अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज वेव्स एंड ओसिलेशंस के कोर्स में हमारा लेक्चर नंबर 16 है। वेव्स एंड ओसिलेशन में आपको पता है हम अपना चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे पास हार्मोनिक ओसिलेशन का चैप्टर है, जिसमें हमने डिफरेंट ओसिलेटर्स को डिस्कस किया है, सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर को, डैम्प्ड ओसिलेटर को, और अब जो हमने पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है इस चैप्टर का वो है फोर्स्ड हार्मोनिक ओसिलेटर से रिलेटेड। तो लास्ट लेक्चर को हम रिवाइज कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने फोर्स्ड वाइब्रेशन को डिस्कस किया था कि फोर्स्ड वाइब्रेशन हमारे पास होती क्या है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर हो, जैसे आप किसकी एग्जांपल ले सकते हैं, आप ले सकते हैं सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल। अगर आपने सिंपल पेंडुलम को एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाकर छोड़ दिया है और वो ऑसिलेट करने लग गया है और एक पॉइंट ऐसा आया है जिस पर वो स्टॉप करने लगा है, तो आपने उसे दोबारा से फोर्स प्रोवाइड कर दी, वो दोबारा से ऑसिलेट करने लग जाएगा, मतलब उसकी वाइब्रेशन को आपने फोर्स दी, तो ये वाइब्रेशन क्या कहलाएगी? फोर्स्ड वाइब्रेशन। डेफिनेशन हमने इसकी देखी थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और उसी डेफिनेशन के साथ साथ हमने एग्जांपल को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको गिटार और स्ट्रिंग की एग्जांपल से रिलेट करके बताया था कि किस तरीके से ये फोर्स्ड वाइब्रेशन को शो करती हैं। साथ ही साथ हमने ये भी कहा था कि जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे कंप्रेस करता है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होती है, तो वहाँ पर भी हमारे पास फोर्स्ड वाइब्रेशंस आ जाती हैं कि फोर्स्ड वाइब्रेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। इस टॉपिक की जो कैलकुलेशंस थी वो हमने स्टार्ट की थी, हाफ कैलकुलेशन हमने कर ली थी। आज हम उन्हीं कैलकुलेशन से, जो लास्ट इक्वेशन थी हमारी जहाँ पर हमने छोड़ा था, उसी कैलकुलेशन से हम स्टार्ट करेंगे और अपनी आज की जो कैलकुलेशन है उन्हें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो फोर्स वाइब्रेशन है वो हमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड की वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशंस ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर। जो हमारी रिमेनिंग कैलकुलेशन थी, लास्ट लेक्चर में हमने हाफ कैलकुलेशन की थी और आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। इन्हीं कैलकुलेशन को हम देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने 25 इक्वेशन पर छोड़ा था। 25 इक्वेशन में जो हमारे पास 24 इक्वेशन आई थी उसे हम सिंप्लीफाई कर रहे थे। किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे पास क्या आएगा, हमने कहा था कि अगर इक्वेशन 24 को हमने सिंप्लीफाई करना है तो हम इसे एक फैक्टर पर डिवाइड कर देंगे, और उस फैक्टर को मैंने आपको बताया था ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा बीटा ओमेगा था हमारे पास। तो हमने उसी इक्वेशन को, इक्वेशन 24 को डिवाइड कर दिया इस टर्म के, इस फैक्टर के ऊपर। तो इस फैक्टर के ऊपर डिवाइड करने से हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 24 थी ये सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इस फैक्टर के ऊपर डिवाइड किया है। इसे ही आपको नजर आ रहा होगा, हमारे पास इक्वेशन नंबर 25 आ गई थी। लास्ट लेक्चर हमने यहीं पर छोड़ा था। अब हम इसी इक्वेशन 25 को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन 25 को, कि हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक को यूज़ करते हुए हम इसी इक्वेशन 25 को सिंप्लीफाई कर देंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन की जो टेक्निक है ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन की जो कैलकुलेशन थी उन्हें परफॉर्म नहीं किया, बल्कि मैंने डायरेक्ट उसका आंसर लिख दिया है। तो क्योंकि हमारे पास बाकी कैलकुलेशंस लेंथी हैं, तो इसलिए मैंने पार्शियल फ्रैक्शन की जो कैलकुलेशन थी उन्हें यहाँ पर एडअप नहीं किया। आपने भी सिंपल तरीके से इसी आंसर को ही यहाँ पर मेंशन कर देना है। यहाँ पर देखें कि हमारे पास आ जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन के बाद एफ नॉट बाय एम, और ये हमारा जो नीचे वाला फैक्टर था 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट में आ जाएगा हमारे पास ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल का स्क्वायर बन जाएगा। और ये वाला जो फैक्टर है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवीजन में अगेन हमारे पास यही टर्म आ जाएगी जो यहाँ पर आई है हमारे पास। और यहाँ पर जो सेकंड टर्म आएगी हमारे पास माइनस 2 आयोटा बीटा ओमेगा डिवीजन में अगेन सेम टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर माइनस है, इसे मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, मतलब इस प्लस को ख़त्म करके मैं यहाँ माइनस भी मेंशन कर सकती हूँ। इफ़ वी पुट द इंटरनल टर्म इन इक्वेशन 26, अगर इक्वेशन 26 में हम इंटरनल टर्म को सिंप्लीफाई करें
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखें इंटरनल टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने दो फैक्टर यूज़ किए हैं। कौन कौन से फैक्टर यूज़ किए हैं, एक मैंने यूज़ किया है कॉस फाई और दूसरा मैंने यूज़ किया है साइन फाई। साइन फाई नेक्स्ट में आएगा हमारे पास। कॉस फाई को डिस्कस करते हैं पहले। कॉस हमें पता है कि बेस बाय हाइपोटेनस के इक्वल होता है, तो हमारे पास बेस में जो वैल्यू होगी वो हम ले लेते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। हाइपोटेनस में हम वैल्यू ले लेते हैं ये वाली वैल्यू जो हमारे पास स्क्वायर रूट में है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई बेस की और हाइपोटेनस की। इसका मतलब है अगर मैं ये इक्वेशन 28 और 29 पुट कर दूं दोनों 27 में, तो मैं इस बेस की जगह इसका फैक्टर पुट कर दूंगी और इस हाइपोटेनस की जगह इसका फैक्टर पुट कर दूंगी। इसी तरीके से जो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा वो हमारे पास -2 बीटा ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। ये आपको डायग्राम से सही से समझ आएगा। नेक्स्ट में मैंने डायग्राम शो की गई है किस तरीके से कि हमने ये जो डायग्राम है इससे हमने कैसे बेस और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास बेस है। बेस हमारे पास ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हमारे पास 2 बीटा ओमेगा के इक्वल है। ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस हमारे पास ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर पर प्लस 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। इन दिस वे, इसी तरीके से वी हैव द वैल्यू ऑफ द कॉस फाई। कॉस फाई की वैल्यू भी अब हम यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन फाई की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम टेन फाई की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो टेन फाई होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, टेन फाई साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो अगर हमने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, तो टेन फाई भी हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे उन्हीं दो वैल्यूज को यूज करते हुए। तो अब इस डायग्राम से मुझे वैल्यूज मिल गई ये कॉस फाई की जिसमें हमने बेस बाय हाइपोटेनस को यूज किया, और साइन फाई की जिसमें हमने क्या यूज किया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब इन्हीं इक्वेशंस को इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया 30 का, इसको मैंने नाम दे दिया 31 का। इन दोनों इक्वेशंस को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 26 के अंदर। तो हमने 26 में जब पुट किया तो हमें मिल गई ये जो बाहर वाला फैक्टर है हमारे पास, ये आपको नजर आ रहा होगा एज इट इज ही रहा है हमारे पास। जस्ट ये जो इंटरनल फैक्टर है कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई, इसमें हमारे पास चेंजिंग आई है। मतलब ये जो वैल्यूज थी ये पहले हमारे पास इंटरनल टर्म में थी और अब हमने इसकी जगह इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया है। जैसे इसकी जगह साइन फाई पुट कर दिया है, इसकी जगह कॉस फाई पुट कर दिया है हमने। तो यहाँ पर देखें ये जो कॉस फाई और साइन फाई होता है, ये मैंने आपको पिछली कैलकुलेशंस में भी करवाया हुआ है कि ये हमारे पास इक्वल होता है कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई के इक्वल। ये हमारे पास होता है e टू पावर आयोटा फाई के इक्वल। मतलब इस e टू पावर आयोटा फाई में हमारे पास दो पार्ट है, एक रियल पार्ट है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट है, जिसके साथ हमारे पास आयोटा की टर्म है। तो अब 33 और 33 जो इक्वेशन आई है इसे हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 32 के अंदर। तो जब हमने इक्वेशन नंबर 33 को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 32 के अंदर, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर देखें इक्वेशन नंबर 34 आ गई हमारे पास। अब इक्वेशन 34 में क्या चेंजिंग आई है, जस्ट हमने इसकी जगह पर ये वाली टर्म पुट कर दी, ये वाला फैक्टर पुट कर दिया। बाकी जो होल टर्म थी वो हमारे पास सेम ही रही है, हमने उसे चेंज नहीं किया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया कि जो XM था, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड आउट जो कर रहे थे, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल आ गया। इक्वेशन नंबर 34 में आ गया हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का भी नाम देते हैं। तो अब हमारे पास XM की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड आउट करते हैं tan फाई की वैल्यू। tan फाई हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस फाई के इक्वल। तो साइन फाई की वैल्यू भी है हमारे पास, कॉस फाई की वैल्यू भी है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, tan फाई की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं।
तो पुट दी वैल्यू ऑफ दी साइन फाई, पहले साइन फाई की वैल्यू पुट करते हैं एंड दी कॉस फाई, देन कॉस फाई की वैल्यू पुट करते हैं इन दी इक्वेशन 35 में, और हमें tan फाई मिल जाएगा। तो हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की थी पीछे, कॉस फाई की वैल्यू फाइंड आउट की थी और साइन फाई की वैल्यू फाइंड आउट की थी, उसे अब हम पुट कर देते हैं। तो हमारे पास न्यू इक्वेशन आ जाएगी, न्यू इक्वेशन हमारे पास आएगी, tan फाई हमारे पास आ गया -2 बीटा ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इक्वेशन 36, जब हमने वैल्यूज़ को पुट किया, किसकी वैल्यूज़ को, जो हमने पीछे फाइंड आउट की थी कि साइन फाई इस वैल्यू के इक्वल है, कॉस फाई इस वैल्यू के इक्वल है। तो हमने 1 और 2 को पुट कर दिया पिछली इक्वेशन, अपनी पिछली इक्वेशन 35 में। तो हमारे पास ये इक्वेशन 36 आ गई, जो हमें वैल्यू प्रोवाइड कर रही है tan फाई की। अब इस tan फाई में अगर मैं फाई फाइंड आउट करना चाहूँ तो इजीली tan जो होगा उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा, बाकी जो फैक्टर है ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, ये चेंज नहीं होगा हमारे पास। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 37, जिसमें हमने फाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हमने यहाँ तक अपनी जो अब तक की कैलकुलेशन की है इक्वेशन नंबर 37 तक, इसमें हमने XM मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। एंगल जो फाई था हमारे पास, इसको भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। कॉस फाई साइन फाई की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम अपनी नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास है x की, उसे हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। पुट इक्वेशन 34 वाली इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट की थी इन इक्वेशन 16 में उसे पुट कर देते हैं। क्यों पुट कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम जो इक्वेशन 34 होगी उसे पुट कर देंगे इक्वेशन 16 के अंदर। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर देखें मेरे पास इक्वेशन 38 आ गई। इक्वेशन 38 मुझे क्या बता रही है कि जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, ये वाला फैक्टर हमारे पास एज इट इज़ आ गया। जब हमने इक्वेशन में पुट किया तो ये हमारे पास आ गया e⁻i फाई e⁻i⁻t, ये दो एक्सपोनेंशियल फैक्टर हमारे पास आ गए इक्वेशन नंबर 38 में। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ, ये जो हमारे पास इक्वेशन 38 जो हम डिस्कस कर रहे थे, अभी इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि e⁻i कॉमन है, दोनों में कॉमन है, और अंदर रह जाएगा मेरे पास फाई प्लस ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये वाला जो फैक्टर है मेरे पास, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला फैक्टर एज इट इज़ है, इसको हमने चेंज नहीं किया। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा जैसे इसी इक्वेशन में था वैसे ही ये इसी इक्वेशन में है। अब यहाँ पर हम इस फैक्टर को सॉल्व कर रहे हैं। इस फैक्टर को सॉल्व करने के लिए हमने e⁻i कॉमन ले लिया और अंदर हमारे पास आ जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। तो ओमेगा टी प्लस फाई हमारे पास आ गया, लेकिन हमने जो पीछे पढ़ा है कि e⁻i फाई तो हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे कन्वर्ट करती हूँ e⁻i थीटा की फॉर्म में। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास कहलाएगा थीटा। ये बन गया मेरे पास अब ये जो पूरी टर्म होगी ना मेरे पास, ये जो इक्वेशन 39 में हम डिस्कस कर रहे थे, ओमेगा टी प्लस फाई को मैंने थीटा कह दिया और ये जो टर्म है मेरे पास ये बन गई e⁻i थीटा। ये हमारे पास e⁻i थीटा बन गई, इक्वेशन 39 आ गई हमारे पास। कैसे हमने ये e⁻i थीटा लिया है, हमने इस इक्वेशन 40 को यूज़ करते हुए इस इक्वेशन 39 में वैल्यूज़ पुट की हैं और ये वैल्यू आ गई है हमारे पास e⁻i थीटा। तो इक्वेशन 39 कैन बी रिटन एज, इसी इक्वेशन 39 को जिसमें हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं ये वाली सारी, इसी इक्वेशन 39 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हम वहाँ पर क्या करें, इक्वेशन 39 में हमने क्या किया, cos ओमेगा टी प्लस फाई आ गया, क्योंकि मैंने कहा e⁻i थीटा हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है और थीटा हमने लिया ओमेगा टी प्लस फाई, तो ये हमारे पास इंटरनल टर्म इसके इक्वल आ गई। दिस इक्वेशन 14 हैज़ द टू पार्ट्स। अब ये इक्वेशन 14 जो है ये शो कर रही है कि आपके पास दो पार्ट्स हैं। अब कैसे पता चल रहा है दो पार्ट्स हैं, आपको पता चल रहा है ये रियल पार्ट है, इससे पता चल रहा है आपको ये इमेजिनरी पार्ट है।
तो इसमें हमारे पास रियल पार्ट भी है जो cos ओमेगा टी प्लस फाई के इक्वल है। इसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट भी है जो आयोटा साइन ओमेगा टी प्लस फाई के इक्वल है। अब हमने क्या करना है कि बट वी रिक्वायर ओनली द रियल पार्ट। हम हमेशा अपनी कैलकुलेशन में रियल पार्ट को रिक्वायर करते हैं, इमेजिनरी पार्ट हमें नहीं रिक्वायर होता, क्योंकि जब हम इमेजिनरी पार्ट को लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, इसलिए हम इमेजिनरी पार्ट को नहीं कंसीडर करते बल्कि सिर्फ हम रियल पार्ट को कंसीडर करते हैं अपनी सारी कैलकुलेशंस में। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम इमेजिनरी पार्ट को तो देख नहीं रहे, तो रियल पार्ट को सिर्फ हम देख रहे हैं, तो ये जो इमेजिनरी पार्ट होगा इसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। दिस इक्वेशन 41 विल बी बिकम, जो हमारे पास 41 की इक्वेशन थी जो हमने पीछे देखा था कि उसमें cos ओमेगा टी प्लस फाई आ रहा था और sin ओमेगा टी प्लस फाई आ रहा था, लेकिन sin ओमेगा टी प्लस फाई के साथ हमारे पास आयोटा, तो आयोटा का मतलब हुआ कि वो इमेजिनरी टर्म है। तो अब तो हमने कहा कि इमेजिनरी टर्म हमें रिक्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट जो होगा उसे हम अप्रोचेस टू ज़ीरो कर देते हैं, उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि रियल पार्ट हमें चाहिए सिर्फ। तो हमने क्या किया, रिक्वायर दी ओनली द रियल पार्ट, देयरफॉर वी कैन नेग्लेक्ट द इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को हम नेग्लेक्ट कर देंगे इन इक्वेशन 41 में सॉरी। तो ये जो 41 वाली इक्वेशन है ये हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा cos ओमेगा टी प्लस फाई के इक्वल। रियल पार्ट था हमारे पास, तो हमने सिर्फ रियल पार्ट को ही यहाँ पर लिया है, इमेजिनरी पार्ट को हमने कंसीडर नहीं किया। ये हमारी आज की जो कैलकुलेशन थी ये हमारी x तक हो गई हैं, मतलब आज की जो कैलकुलेशन थी हमारी उसमें हमने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जिसे हम कहेंगे, हमने एम्पलीट्यूड की जनरल इक्वेशन जो x की इक्वेशन अभी हमारे पास आई है वो फाइंड आउट की है हमने, और इसी के साथ साथ हमने एंगल फाई की वैल्यू भी फाइंड आउट की है tan फाई को लेते हुए। तो अभी हमारी जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट नहीं हुई, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।